प्रश्न, समुचित सरकार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उत्तर, भारतीय कानून जैसे श्रम कानून या आरटीआई अधिनियम के तहत समुचित सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब उस सरकार से है जिसके पास किसी विशेष मामले, उद्योग या क्षेत्र पर कानून बनाने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार होता है। इसे दो भागों में समझा जा सकता है। 1. केंद्र सरकार उन मामलों या उद्योगों के लिए समुचित सरकार होती है जो पूरे देश से जुड़े होते हैं या केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, बीमा कंपनियां, बंदरगाह, खदानें या तेल क्षेत्र। 2. राज्य सरकार अन्य सभी स्थानीय मामलों, उद्योगों या विवादों के लिए जो पूरी तरह से किसी विशेष राज्य की सीमा के भीतर आते हैं, वहां की संबंधित राज्य सरकार समुचित सरकार होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जो सरकार किसी संस्थान या विवाद पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है वही उसके लिए समुचित सरकार कहलाती है। प्रश्न, सक्षम प्राधिकारी से आप क्या समझते हैं? What do you mean by competent authority? उत्तर, सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अर्थ किसी ऐसे अधिकारी, निकाय, बॉडी, न्यायालय या सरकारी विभाग से है जिसे कानून, नियम या किसी आधिकारिक आदेश द्वारा कोई विशेष कार्य करने, निर्णय लेने, आदेश जारी करने या किसी नियम को लागू करने की कानूनी शक्ति और अधिकार दिया गया हो। सरल शब्दों में, हर काम या फैसले के लिए कानूनन एक जिम्मेदार अफसर या विभाग तय होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आरटीओ उसके लिए सक्षम प्राधिकारी है। किसी अन्य विभाग का अधिकारी आपको लाइसेंस जारी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इसकी कानूनी शक्ति नहीं होती। शासन और प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न, सूचना को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इन्फॉर्मेशन। उत्तर, जब कच्चे आंकड़ों, डेटा को व्यवस्थित, संसाधित, प्रोसेस्ड और विश्लेषण करके इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसका कोई स्पष्ट अर्थ निकले और वह किसी निर्णय को लेने में मददगार साबित हो तो उसे सूचना, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आंकड़े अपने आप में अर्थहीन हो सकते हैं, लेकिन जब उन्हें एक संदर्भ में जोड़ दिया जाता है तो वे सूचना बन जाते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के तहत सूचना का तात्पर्य किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री से है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागज, नमूने और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद डेटा शामिल हैं। प्रश्न, सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है से आप क्या समझते हैं? What do you understand by right to information is a statutory right? उत्तर, सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये अधिकार नागरिकों को किसी देश के संविधान द्वारा सीधे तौर पर नहीं, बल्कि संसद पार्लियामेंट द्वारा एक विशेष कानून पास करके दिया गया है। भारत में इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 नामक कानून बनाकर नागरिकों को सौंपा गया है। वैधानिक अधिकार होने का अर्थ ये होता है कि 1. इस अधिकार का दायरा, सीमाएं और इसे इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया उस विशेष कानून आरटीआई एक्ट में लिखी शर्तों के आधार पर तय होती है। 2. यदि कोई सरकारी विभाग आपको सूचना देने से मना करता है तो आप इसी कानून में दिए गए नियमों के तहत उसकी शिकायत और अपील कर सकते हैं। 3. चूंकि ये संसद द्वारा बनाया गया अधिकार है, इसलिए संसद चाहे तो भविष्य में कानून में संशोधन, बदलाव करके इस अधिकार के नियमों को बदल सकती है या इसमें नई शर्तें जोड़ सकती है। प्रश्न, लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं से संबंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। उत्तर, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट की धारा 4(1) के तहत लोक प्राधिकारियों, पब्लिक अथॉरिटीज के लिए कई महत्वपूर्ण बाध्यताओं और कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है ताकि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसके प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। 1. रिकॉर्ड का रखरखाव। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित, सूचीबद्ध और कंप्यूटरीकृत करके सुरक्षित रखे ताकि किसी भी नागरिक द्वारा मांगे जाने पर सूचना आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। 2. स्वतः संज्ञान प्रकटन, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। अधिनियम लागू होने के 120 दिनों के भीतर सभी लोक प्राधिकारियों को अपने संगठन की संरचना, कर्मचारियों के कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, बजट आवंटन, सब्सिडी कार्यक्रमों और अधिकारियों के वेतन जैसी 17 श्रेणियों की जानकारियों को खुद ही सार्वजनिक, जैसे अपनी वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। 3. लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति।
हर लोक प्राधिकारी की यह बाध्यता है कि वह अपने सभी प्रशासनिक प्रभागों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी CPIO या राज्य लोक सूचना अधिकारी SPIO की नियुक्ति करे, जो नागरिकों से सूचना के आवेदन प्राप्त कर उन्हें तय समय में जवाब दे सकें। 4. सूचना का अधिक प्रसार। लोक प्राधिकारी का ये कर्तव्य है कि वह नागरिकों के काम की आवश्यक जानकारियों को इंटरनेट, मीडिया, नोटिस बोर्ड या अन्य संचार माध्यमों से जनता तक लगातार पहुंचाए, ताकि लोगों को सूचना मांगने के लिए कम से कम आवेदन करने की आवश्यकता पड़े। 5. निर्णय के कारणों की जानकारी। यदि कोई लोक प्राधिकारी कोई प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णय लेता है जिससे कोई नागरिक या प्रभावित पक्ष जुड़ा है, तो उस निर्णय के पीछे के ठोस कारणों की जानकारी प्रभावित व्यक्तियों को देना भी उसकी बाध्यता के अंतर्गत आता है। प्रश्न पर व्यक्ति सूचना से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। उत्तर सूचना का अधिकार RTI अधिनियम की धारा 11 में पर व्यक्ति सूचना या तीसरे पक्ष की सूचना थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पर व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो सूचना मांगने वाले नागरिक और सूचना देने वाले लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी से अलग है। इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. लिखित नोटिस देना। यदि कोई नागरिक ऐसी सूचना मांगता है जिसे किसी तीसरे पक्ष ने लोक प्राधिकारी को गोपनीय मानकर दी थी, तो लोक सूचना अधिकारी PIO आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर उस तीसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस जारी करेगा। 2. राय या आपत्ति दर्ज करना। नोटिस मिलने के बाद तीसरे पक्ष को यह अधिकार होता है कि वह नोटिस जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी के सामने अपनी लिखित या मौखिक राय या आपत्ति दर्ज कराए कि वह सूचना जारी की जानी चाहिए या नहीं। 3. लोक सूचना अधिकारी का निर्णय। तीसरे पक्ष की आपत्तियों पर विचार करने के बाद लोक सूचना अधिकारी को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर यह तय करना होता है कि सूचना दी जाए या नहीं। यदि लोक सूचना अधिकारी को लगता है कि सूचना सार्वजनिक करने से किसी निजी हित की तुलना में व्यापक जनहित पब्लिक इंटरेस्ट को अधिक लाभ होगा, तो वह तीसरे पक्ष की आपत्ति को खारिज करके भी सूचना जारी कर सकता है। 4. निर्णय की सूचना और अपील का अधिकार। लोक सूचना अधिकारी अपने अंतिम निर्णय की लिखित सूचना तीसरे पक्ष को देगा। यदि तीसरा पक्ष इस निर्णय से असंतुष्ट है, तो उसे यह अधिकार होता है कि वह निर्णय के खिलाफ अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दर्ज करे। प्रश्न केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन -CIC के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय के रूप में किया जाता है, जो सूचना न मिलने से जुड़ी शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है। इसके गठन से जुड़े मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. आयोग की संरचना। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इसके साथ ही अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कार्यभार के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। 2. नियुक्ति की प्रक्रिया। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री। 3. योग्यताएं। इन पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव होना चाहिए। उन्हें विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन का उत्कृष्ट ज्ञान होना अनिवार्य है। वे संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते और न ही वे कोई लाभ का पद या व्यवसाय चला सकते हैं। 4. मुख्यालय। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन आयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कराए। प्रश्न प्रथम अपीलीय अधिकारी की शक्तियों से संबंधित उपबंध का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ पावर्स ऑफ द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। जब किसी नागरिक को लोक सूचना अधिकारी PIO से समय पर सूचना नहीं मिलती या वह दी गई सूचना से असंतुष्ट होता है, तो वह उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, के पास अपील करता है। इस अधिकारी की शक्तियों और उससे जुड़े उपबंध निम्नलिखित हैं। 1.
रिकॉर्ड और फाइलों को मंगाने की शक्ति। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास यह शक्ति होती है कि वह संबंधित लोक सूचना अधिकारी पीआईओ से उस मामले से जुड़ी सभी मूल फाइलें, दस्तावेज और रिकॉर्ड अपने पास मंगाकर उनकी जांच कर सके। 2. लोक सूचना अधिकारी को आदेश देने की शक्ति। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी को लगता है कि सूचना गलत तरीके से रोकी गई है, तो वह लोक सूचना अधिकारी के फैसले को पलट सकता है और उसे निर्धारित समय के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है। 3. गवाहों को बुलाने और साक्ष्य लेने की शक्ति। अपील की सही जांच के लिए वह संबंधित लोक सूचना अधिकारी या विभाग के किसी अन्य कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने और मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। 4. अपील को स्वीकार या खारिज करने की शक्ति। मामले की पूरी सुनवाई और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील को पूरी तरह स्वीकार करने, उसमें आंशिक बदलाव करने या उसे पूरी तरह खारिज करने का कानूनी अधिकार होता है। 5. समय सीमा तय करने की शक्ति। अधिनियम के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपनी इन शक्तियों का उपयोग करते हुए अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर या विशेष कारणों से अधिकतम 45 दिनों के भीतर अपना अंतिम लिखित निर्णय देना अनिवार्य होता है। नोट: प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास लोक सूचना अधिकारी पर सीधे जुर्माना लगाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति नहीं होती। यह शक्ति केवल केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास है। प्रश्न: सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। उत्तर: सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 में इस संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों और प्राधिकारियों को बिना किसी डर या कानूनी मुकदमेबाजी के भय के ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की आज़ादी देना है। इस प्रावधान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा। इस अधिनियम के तहत यदि कोई लोक सूचना अधिकारी, पीआईओ, अपीलीय अधिकारी या सूचना आयोग का कोई सदस्य ईमानदारी और सही नियत सद्भावना से कानून के नियमों का पालन करते हुए कोई फैसला लेता है या कोई सूचना जारी करता है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा, केस या कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। 2. सद्भावना, गुड फेथ का अर्थ। कानून में सद्भावना का मतलब है कि काम पूरी ईमानदारी, उचित ध्यान, सावधानी और बिना किसी दुर्भावना, गलत इरादे के किया गया हो। यदि किसी अधिकारी से नियमों के तहत काम करते हुए अनजाने में कोई त्रुटि हो जाती है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था, तो उसे इस धारा के तहत संरक्षण मिलता है। 3. सुरक्षा का दायरा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी किसी व्यापक जनहित के मामले में सद्भावनापूर्वक कोई ऐसी सूचना सार्वजनिक कर देता है जिससे किसी तीसरे पक्ष को आपत्ति थी, तो वह तीसरा पक्ष उस अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से नुकसान की भरपाई या मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता। 4. अपवाद, दुर्भावना पर रोक। यह संरक्षण केवल तभी तक प्रभावी है जब तक काम ईमानदारी से किया गया हो। यदि यह साबित हो जाता है कि अधिकारी ने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या भ्रष्टाचार के उद्देश्य से गलत निर्णय लिया है, तो उसे इस धारा के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलती और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न: समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 के तहत समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने के लिए नियम बनाने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। इस शक्ति के तहत निम्नलिखित मुख्य उपबंध शामिल हैं। 1. फीस और शुल्क का निर्धारण। समुचित सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होता है कि धारा 6(1) के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फी कितना होगा। इसके अलावा सूचना की फोटोकॉपी, सीडी या निरीक्षण, इंस्पेक्शन के लिए ली जाने वाली अतिरिक्त लागत या फीस की दरें तय करने की शक्ति भी इसी के पास होती है। 2. अधिकारियों के वेतन और सेवा शर्तें। केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े नियम बनाती है। इसी प्रकार राज्य सरकारें अपने राज्य सूचना आयोगों के लिए नियम तय करती हैं। 3. अपील और शिकायतों की प्रक्रिया। प्रथम अपीलीय अधिकारी या सूचना आयोगों के पास अपील और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन का प्रारूप, फॉर्मेट कैसा होगा और उनकी सुनवाई किस प्रकार की जाएगी, इन सभी बातों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार के पास होती है। 4.
संसद और विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति। धारा 29। समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जांच के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संबंधित राज्य के विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के समक्ष रखा जाता है ताकि उन्हें मंजूरी मिले। प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। उत्तर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला एक क्रांतिकारी कानून है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. व्यापक दायरा। यह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों को सरकारी विभागों और लोक प्राधिकारियों, पब्लिक अथॉरिटीज से सूचना मांगने का अधिकार देता है। इसके दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, नगर निगम, पंचायती राज संस्थाएं और सरकार द्वारा वित्त पोषित फंडेड गैर सरकारी संगठन NGOs भी आते हैं। 2. तय समय सीमा। कानून के तहत लोक सूचना अधिकारी PIO को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता, लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी है तो उसे मात्र 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराना होता है। 3. स्वप्रेरणा से प्रकटन। धारा 4। इस अधिनियम के अनुसार सभी सरकारी विभागों को अपने संगठन, कार्यों, बजट और कर्मचारियों के वेतन जैसी बुनियादी जानकारियों को खुद ही सार्वजनिक जैसे वेबसाइट पर करना होता है ताकि नागरिकों को बिना मांगे भी जरूरी जानकारी मिल सके। 4. त्रिस्तरीय अपीलीय व्यवस्था। यदि किसी नागरिक को समय पर सूचना नहीं मिलती या वह अधूरी सूचना से असंतुष्ट है तो वह उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास पहली अपील कर सकता है। इसके बाद भी संतुष्ट न होने पर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील की जा सकती है। 5. स्वतंत्र सूचना आयोगों का गठन। अधिनियम के तहत शिकायतों और अपीलों के निपटारे के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग CIC और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग SIC जैसी स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्थाओं का गठन किया गया है। 6. जुर्माने और दंडात्मक प्रावधान। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी वैध कारण के आवेदन लेने से मना करता है, जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो सूचना आयोग उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का व्यक्तिगत जुर्माना लगा सकता है। 7. छूट की श्रेणियां। धारा 8 और 9। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीतिक हितों, विदेशी सरकारों से मिले गोपनीय दस्तावेजों और न्यायालय की अवमानना करने वाली जानकारियों को साझा करने से छूट दी गई है। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में सुरक्षा और खुफिया संगठनों से भी जानकारी मांगी जा सकती है। 8. अन्य कानूनों पर सर्वोच्चता। धारा 22। ये अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट या किसी भी अन्य पुराने कानून पर प्राथमिकता रखता है। यदि किसी अन्य कानून और RTI कानून में टकराव होता है तो RTI कानून के प्रावधान ही लागू होंगे। प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। Discuss the provisions on the basis of which giving of information can be refused under Right to Information Act 2005. उत्तर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और किसी व्यक्ति के निजी हितों की रक्षा के लिए इस कानून में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 के तहत उन आधारों और प्रावधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनके तहत लोक सूचना अधिकारी PIO किसी नागरिक को सूचना देने से इनकार कर सकता है। 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता। धारा 8 1A। ऐसी कोई भी सूचना जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर बुरा असर पड़ता हो या किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो, उसे देने से मना किया जा सकता है। 2. न्यायालय की अवमानना। धारा 8 1B। जिस सूचना के प्रकाशन पर किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से रोक लगा रखी हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती हो, वो सूचना नहीं दी जा सकती। 3. संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन। धारा 8 1C। ऐसी कोई भी जानकारी जिसे सार्वजनिक करने से संसद, पार्लियामेंट या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो, उसे देने से इनकार किया जा सकता है। 4. व्यावसायिक गोपनीयता और व्यापारिक रहस्य। धारा 8 1D। वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक रहस्य, ट्रेड सीक्रेट्स या बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी सूचनाएं साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है, जब तक कि व्यापक जनहित में ऐसा करना जरूरी न हो।
5. वैश्वासिक संबंध के तहत प्राप्त सूचना, धारा 8(1)(e) किसी व्यक्ति को उसके वैश्वासिक संबंध, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप यानी आपसी भरोसे के नाते उपलब्ध कराई गई सूचना, जैसे डॉक्टर मरीज या वकील मुवक्किल के बीच की बातें, तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि लोक प्राधिकारी यह न मान ले कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना देना आवश्यक है। 6. विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना, धारा 8(1)(f) किसी भी विदेशी सरकार से विश्वास या गोपनीयता की शर्त पर प्राप्त हुई किसी भी प्रकार की सूचना को नागरिकों के साथ साझा करने से इनकार किया जा सकता है। 7. व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरा, धारा 8(1)(g) ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता हो या जो कानून को लागू करने वाले या सुरक्षा बलों के स्रोतों की पहचान को उजागर करती हो, उसे देने से मना किया जा सकता है। 8. जांच प्रक्रिया में बाधा, धारा 8(1)(h) ऐसी कोई भी जानकारी जो किसी अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन, अपराधियों की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में बाधा डालती हो, उसे साझा नहीं किया जाता। 9. मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के दस्तावेज, धारा 8(1)(i) मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट पेपर देने से इनकार किया जा सकता है, हालांकि निर्णय हो जाने के बाद उन निर्णयों और उनके पीछे के कारणों को सार्वजनिक किया जा सकता है। 10. निजी जानकारी, धारा 8(1)(j) ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से जुड़ी हो और जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या व्यापक जनहित से कोई सरोकार न हो या जिससे उस व्यक्ति की गोपनीयता, प्राइवेसी का अनावश्यक हनन होता हो, उसे देने से इनकार किया जा सकता है। 11. कॉपीराइट का उल्लंघन, धारा 9 यदि मांगी गई सूचना को देने से राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो तो लोक सूचना अधिकारी उस आवेदन को पूरी तरह खारिज कर सकता है। प्रश्न: केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पदच्युत होने के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 में केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और अन्य सूचना आयुक्तों को उनके पद से हटाने, पदच्युत करने की प्रक्रिया और आधारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि उन्हें राजनीतिक दबाव से दूर रखा जा सके। पद से हटाने के प्रावधान निम्नलिखित 2 मुख्य तरीकों में विभाजित हैं। 1. साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पद से केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकैपेसिटी का आधार होना जरूरी है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है: राष्ट्रपति इस मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले की पूरी जांच करता है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो न्यायालय राष्ट्रपति को उन्हें पद से हटाने की सिफारिश करता है। इसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। निलंबन सस्पेंशन: जब तक उच्चतम न्यायालय में जांच चल रही होती है तब तक राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पद से निलंबित कर सकते हैं और जांच के दौरान कार्यालय आने से रोक सकते हैं। 2. बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के सीधे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा धारा 14(3) के तहत राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के भी सीधे आदेश देकर पद से हटा सकते हैं यदि वे दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए हों, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हों जिसमें राष्ट्रपति की नज़र में नैतिक अधमता, मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो, अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से अलग किसी अन्य सवेतन रोजगार, पेड एम्प्लॉयमेंट में लगे हों, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण पद पर बने रहने के योग्य न हों, उन्होंने ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित हासिल कर लिया हो जिससे उनके मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यों पर गलत प्रभाव पड़ने की संभावना हो। 3. सरकारी अनुबंधों में लाभ लेना, धारा 14(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या समझौते में किसी भी तरह से रुचि रखते हैं या उसके लाभ या मुनाफे में हिस्सा लेते हैं तो इसे भी कदाचार, मिसबिहेवियर का मामला माना जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। प्रश्न 6. सूचना आयोगों की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस। उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 और 19 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) को व्यापक शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।
ये आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय सेमी जुडिशियल बॉडी के रूप में कार्य करते हैं ताकि नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा की जा सके। इनके मुख्य कार्यों और शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित है। 1. शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना। धारा 18। आयोग का ये मुख्य कार्य है कि वो किसी भी ऐसे नागरिक की शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे जिसे लोक सूचना अधिकारी PIO न होने के कारण आवेदन जमा करने का मौका न मिला हो, जिसे तय समय सीमा के भीतर मांगी गई जानकारी न दी गई हो, जिससे सूचना के बदले बहुत अधिक फीस मांगी गई हो, जिसे लगता हो कि उसे अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी दी गई है। 2. सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय की शक्तियां। शिकायत की जांच करते समय सूचना आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जिसके अंतर्गत वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके अपने समक्ष उपस्थित होने और गवाही देने के लिए मजबूर कर सकता है, किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी दस्तावेज या फाइल को मंगाकर उसकी जांच कर सकता है, मौखिक या लिखित साक्ष्य, एविडेंस, शपथ पत्र, अफिडाविट पर ले सकता है। 3. अपीलों की सुनवाई करना। धारा 19। यदि कोई नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो आयोग उसकी दूसरी अपील, सेकंड अपील की सुनवाई करता है। आयोग का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों, आवेदक और विभाग के लिए बाध्यकारी होता है। 4. रिकॉर्ड की जांच करने की शक्ति। जांच के दौरान आयोग किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में आने वाले किसी भी रिकॉर्ड या फाइल को देख सकता है। ऐसी किसी भी फाइल को किसी भी आधार पर आयोग के सामने पेश करने से रोका नहीं जा सकता। 5. जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 20। यदि आयोग को लगता है कि लोक सूचना अधिकारी PIO ने बिना किसी उचित कारण के सूचना देने से मना किया है या जानबूझकर देरी की है, तो आयोग को यह शक्ति है कि वह उस अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का व्यक्तिगत जुर्माना लगा सके। संबंधित अधिकारी के खिलाफ उसके सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश कर सके। 6. मुआवजा दिलाने की शक्ति। यदि सूचना न मिलने या देरी से मिलने के कारण आवेदक को किसी भी प्रकार का नुकसान या क्षति हुई है, तो आयोग लोक प्राधिकारी विभाग को यह आदेश दे सकता है कि वह आवेदक को हुए नुकसान की भरपाई मुआवजा करे। 7. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। धारा 25। आयोग हर साल इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। केंद्रीय सूचना आयोग ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को और राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हैं, जिसे बाद में संसद या राज्य विधानमंडल के सामने रखा है। प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। Discuss the provisions relating to appeal under Right to Information Act 2005. उत्तर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपील से जुड़े कानूनी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। यदि किसी नागरिक को लोक सूचना अधिकारी PIO से समय पर सूचना नहीं मिलती या वो मिली जानकारी से असंतुष्ट है, तो वो 2 स्तरों पर अपील दर्ज करा सकता है। यह द्विस्तरीय अपीलीय व्यवस्था निम्नलिखित है। 1. प्रथम अपील, फर्स्ट अपील माइनस धारा 19(1). किसके पास? यह अपील उसी सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कहा जाता है, के पास दर्ज की जाती है। समय सीमा दाखिल करने की। लोक सूचना अधिकारी से जवाब मिलने की तारीख से या जवाब न मिलने पर 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर यह अपील की जानी चाहिए। उचित कारण होने पर अधिकारी इस समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। निर्णय की समय सीमा। प्रथम अपीली अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर या विशेष परिस्थितियों में ठोस कारणों के साथ अधिकतम 45 दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्णय देना अनिवार्य होता है। 2. द्वितीय अपील, सेकंड अपील, धारा 19(3). किसके पास? यदि नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे केंद्रीय सूचना आयोग CIC या संबंधित राज्य सूचना आयोग SIC के पास दूसरी अपील कर सकता है। समय सीमा दाखिल करने की। प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से या निर्णय न मिलने की स्थिति में तय समय समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपील दर्ज की जानी चाहिए। निर्णय की समय सीमा। अधिनियम में दूसरी अपील के निपटारे के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं लिखी गई है, लेकिन आयोगों से इसे जल्द से जल्द निपटाने की अपेक्षा की जाती है। 3. पर व्यक्ति, थर्ड पार्टी की अपील, धारा 19(2). यदि मामला किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी की गोपनीय सूचना से जुड़ा है और लोक सूचना अधिकारी ने उसे सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, तो वह तीसरा पक्ष उस आदेश के खिलाफ नोटिस मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील दर्ज करा सकता है। 4.
सबूत का भार, ओनस ऑफ प्रूफ, धारा 19(5). अपील की सुनवाई के दौरान यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी पीआईओ की होती है कि उसने सूचना देने से इनकार क्यों किया और उसका निर्णय कानून के अनुसार सही था। आवेदक को ये साबित नहीं करना होता कि उसे सूचना क्यों चाहिए। 5. आयोग का निर्णय अंतिम, धारा 19(7). द्वितीय अपील की सुनवाई के बाद केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और वह संबंधित विभाग तथा आवेदक दोनों के लिए पूरी तरह बाध्यकारी होता है। प्रश्न: लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज अगेंस्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 में लोक सूचना अधिकारी पीआईओ की जवाबदेही तय करने के लिए शास्ति पेनल्टीज यानी जुर्माने और दंडात्मक कार्यवाही के कड़े प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारी नागरिकों को सूचना देने में लापरवाही न बरतें। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. आर्थिक शास्ति, वित्तीय जुर्माना माइनस धारा 20(1). यदि केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी को शिकायत या अपील की सुनवाई के दौरान यह लगता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के निम्नलिखित गलतियां की हैं, तो आयोग उस पर जुर्माना लगा सकता है। सूचना के लिए आवेदन लेने से इनकार किया हो, कानून द्वारा तय समय सीमा 30 दिन के भीतर सूचना न दी हो, दुर्भावनापूर्वक गलत इरादे से सूचना के अनुरोध को खारिज किया हो, जानबूझकर अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी दी हो, मांगी गई सूचना के रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया हो या उसमें बाधा डाली हो। जुर्माने की दर: आयोग ऐसे दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाएगा। अधिकतम सीमा: इस प्रकार लगाए जाने वाले कुल जुर्माने की राशि अधिकतम 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जिम्मेदारी: यह जुर्माना लोक प्राधिकारी विभाग पर नहीं बल्कि दोषी अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन सैलरी से काटा जाता है। हालांकि जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी को अपनी सफाई देने का उचित अवसर दिया जाता है। 2. अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश माइनस धारा 20(2). यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण के और लगातार हैबिचुअली सूचना देने में ऊपर बताई गई गलतियां दोहराता है, तो सूचना आयोग को ये शक्ति दी गई है कि वह उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश करे। आयोग ये सिफारिश संबंधित अधिकारी के विभाग के सेवा नियमों सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई करने के लिए उसकी नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या सरकार से करता है। इसके बाद विभाग को उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई करनी होती है। 3. सबूत पेश करने की जिम्मेदारी: धारा 20 के तहत ये साबित करने की पूरी जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की होती है कि उसने पूरी ईमानदारी सद्भावना से काम किया था और सूचना देने में जो भी देरी या कमी हुई उसके पीछे कोई उचित और ठोस कारण। प्रश्न: उन कतिपय संगठनों की व्याख्या कीजिए जिस पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होता है। Explain those certain organizations to whom Right to Information Act 2005 does not apply. उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 के अंतर्गत देश की सुरक्षा, संप्रभुता और खुफिया तंत्र से जुड़े कुछ विशेष संगठनों को इस कानून के दायरे से बाहर मुक्त रखा गया है। सरकार यह मानती है कि इन संगठनों की गोपनीय कूटनीतिक या सुरक्षा रणनीतियों को उजागर करने से देश को भारी नुकसान हो सकता है। अधिनियम की अनुसूची 2 सेकंड शेड्यूल में ऐसे संगठनों की सूची दी गई है जिन पर यह कानून लागू नहीं होता है। इनमें से प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं। 1. खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो माइनस आईबी देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ देश की बाहरी खुफिया एजेंसी। डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस माइनस डीआरआई आर्थिक अपराधों और तस्करी को रोकने वाली इकाई। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट माइनस ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय घोटालों की जांच करने वाला संगठन। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माइनस एनटीआरओ तकनीकी खुफिया जानकारी जुटाने वाली संस्था। 2. केंद्रीय अर्धसैनिक और विशेष बल। सीआरपीएफ और बीएसएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल। सीआईएसएफ और आईटीबीपी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स माइनस एनएसजी आतंकवाद विरोधी विशेष कमांडो बल। असम राइफल्स पूर्वोत्तर सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल। 3. रक्षा और तकनीकी अनुसंधान संगठन।
डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हथियार और मिसाइल तकनीक से जुड़े मामले, विमानन अनुसंधान केंद्र, एविएशन रिसर्च सेंटर, रणनीतिक हवाई टोह लेने वाली इकाई। महत्वपूर्ण अपवाद, जब इन संगठनों से भी सूचना मांगी जा सकती है। धारा 24 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्ण छूट मिलने के बावजूद इन संगठनों को निम्नलिखित 2 मामलों में सूचना देने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप, यदि मांगी गई सूचना सीधे तौर पर संगठन के भीतर किसी भ्रष्टाचार, करप्शन के आरोप से जुड़ी हुई है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप, यदि मामला मानवाधिकारों के हनन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से जुड़ा है। हालांकि ऐसी सूचना देने से पहले लोक सूचना अधिकारी को केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग की मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है और इसका जवाब 45 दिनों के भीतर देना होगा।